नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, इस क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं कि लेखांकन में लेखा करने के आधार, मतलब बेसिस ऑफ एंट्री इन अकाउंटिंग। मतलब कई तरह के बेसिस होते हैं। जो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे वो दो तरह के बेसिस कवर करेंगे। सबसे पहला जो है केस बेसिस, हाइब्रिड बेसिस भी आता है, पर हम जो कवर करेंगे वो करेंगे केस बेसिस, मतलब रोकड़ के आधार पर लेखा इसे। और दूसरा हम कवर करेंगे उपार्जन के आधार पर लेखा कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि नाम ही लिखा है इसका कि रोकड़ के आधार पर लेखा। अब रोकड़ के आधार पर लेखा मतलब जो कैश आपके पास आएगी उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, उसके आधार पर ही आपको लेखा करना है। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं हम कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, कैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कैश का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कैश आएगा तो आपका उसका लेखा कर लेंगे। मतलब ये मान लीजिए आपका कैश क्या हुआ, आपने किसी को पे करा, कोई एक्सपेंसेस पे करे, तो जब आप जैसे ही उसको एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे आप उसकी एंट्री क्या करेंगे, अपनी बुक्स में ले लेंगे। ऐसे ही जब आपको इनकम किसी से कैश में मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकम आपको कैश में मिल जाएगी, तो उसका आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और उसे हम ले लेंगे। जैसे सपोज हम समझ लेते हैं, जैसे ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये इनकी शॉप है। ठीक है, ये इनकी शॉप है। अब ये किस बेसिस पर अपने अकाउंट्स रखते हैं, कैश बेसिस पर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, किस बेसिस पर करते हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन, तो कैश बेसिस पर ये अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब क्या हुआ, ये अपने मिस्टर ए जो है अपनी दुकान पर थे, एक कस्टमर आए, इन्होंने कहा सर हमें आपकी ये गुड्स अच्छी लगती है, आप ये दीजिए। एक सब लोग इसका बोलते हैं कि बहुत अच्छी गुड्स है और मुझे भी लगता है कि आपकी गुड्स अच्छी है, पर मुझे आप ये दीजिए, मैं इसे चेक करूंगा और अगर मुझे लगा कि हाँ ये सही गुड्स है तो मैं ले लूंगा और आपको आपके पैसे फिर दे दूंगा। तो मिस्टर ए ने कहा कोई बात नहीं। मिस्टर बी को इन्होंने ये गुड्स दे दी। अब क्या हुआ, अब मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी इसे देखेंगे गुड्स को, और इन्होंने क्या कहा कि हाँ भैया ये गुड्स तो वाकई में अच्छी है, मेरे काम की भी है। यस, इन्होंने अप्रूवल दे दी कि हाँ भैया मुझे ये गुड्स पसंद आ गई और मैं ये गुड्स रख लेता हूँ। तो ये गुड्स अब किसके पास आ गई, मिस्टर बी के पास आ गई। अब मिस्टर ए ने कहा पैसे, तो मिस्टर बी ने कहा कि देखिए मैं मनी आपको कब दूंगा, मैं मनी आपको कितने दिन बाद दे दूंगा, मैं मनी आपको 4 महीने में दे दूंगा, 4 माह में। ठीक है, 4 माह में। तो मिस्टर ए ने इसको अप्रूवल दे दी कि ठीक है आप 4 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहाँ है, पैसा तो आ जाएगा। ये बात हो गई। अब देखिए, अब मान लीजिए इसके बीच में क्या आ गया, 31 मार्च के बाद, मतलब ये आज से अगर देखा जाए तो ये पैसे कब दे रहे हैं, मान लीजिए ये पैसे दे रहे हैं अप्रैल में। कब देंगे, ये अप्रैल में। ठीक है, कब देंगे ये पैसे, अप्रैल में। तो क्या इस साल में इसको ये पैसे रिसीव हुए, नहीं। तो मिस्टर ए जो है ना, ये जो सेल हुई है इसको अपनी इनकम 31 मार्च के पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 22-23, उसमें ये इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये इनकी इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकी इनकम कब मानी जाएगी, जब ये रिसीव होगी। तो ये कौन सा बेसिस हुआ, ये बेसिस हुआ केस बेसिस। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये समझ में आ गया। तो इसको कहेंगे केस बेसिस, मतलब जब केस रिसीव हो रहा है तब हम उसे लेते हैं और नहीं लेते हैं। और इसी प्रकार से मिस्टर ए है, मिस्टर ए के यहाँ ये काम करता है छोटू। छोटू जो है मिस्टर ए के यहाँ काम करता है, तो छोटू को इनको सैलरी देना रहती है। तो छोटू को सैलरी ज्यादा नहीं मिलती और छोटू को सैलरी का उतना काम भी नहीं है, क्योंकि ये अभी छोटा है तो इसके घर पर उतना काम नहीं है इसकी सैलरी से, पर ये काम करता है। तो छोटू ने कहा है कि मुझे आप सैलरी ना एक साथ दे दिया करिए, 1-2 साल की, तो मेरे कुछ काम आएगी, मेरी फैमिली के भी काम आएगी, मैं उनके लिए कुछ चीजें अच्छी कर पाऊंगा। तो मिस्टर ए ने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल हम ऐसा दे देंगे। तो अब क्या करा, मिस्टर ए ने इस साल इसको कितने साल की सैलरी दी, 2 साल की सैलरी एक साथ दे दी। मान लीजिए जैसे हर महीने वो 4,000 रुपए देते थे और 2 साल के कितने हो जाएंगे, 24 महीने, है ना, 24। तो अब आप जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे, 24 महीने। ठीक है, तो ये 24 महीने की जो सैलरी है ना, 24 महीने की सैलरी वो इन्हें दे दी जाएगी। ये देख लीजिए, अभी हम देख लेते हैं 4,000 इंटू ये 24,
तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 96,000 रुपए जो है इनकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, 24 महीने से कितनी, 96,000 रुपए की सैलरी। तो 2 साल की सैलरी इन्हें आज ही दे दी गई है। क्या करा गया है, 2 साल की सैलरी छोटू को मिस्टर ए ने आज ही दे दी गई है। तो इनका जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ना इस साल का, तो उसमें सैलरी कितनी आएगी, उसमें सैलरी की जो एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे कितने, पूरे 96,000। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनको किस बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं मिस्टर ए, केस बेसिस पर। मतलब जब एक्सपेंसेस दिए जाएंगे तब उसकी एंट्री कर दी जाएगी, जब इनकम आएगी, जब जिस समय भी उन्हें केस में इनकम मिलेगी उस समय उसकी एंट्री कर दी जाएगी। वो किस साल से संबंधित है, चाहे वो 10 साल के ही क्यों ना हो, 2 साल की जगह, तो भी हम उसे ले लेंगे, क्योंकि हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग केस बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर इस पे अगर क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर को, तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस पर क्वेश्चन उनको ये कंसेप्ट पर उन्हें क्वेश्चन ड्राफ्ट करना होगा, तो वो एक सिंपल क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन क्या देंगे, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक एग्जाम्पल, इनकम दे सकते हैं, एक्सपेंसेस दे सकते हैं, किसी भी एक तरह का नाम दे सकते हैं वो, जैसे दे सकते हैं मान लीजिए रेंट, उस तरह का देंगे वो कि रेंट। अच्छा नाम देंगे, जैसे मान लीजिए मोहन। मोहन एक व्यापारी है, क्या लिखेंगे वो, मोहन जो है वो एक व्यापारी है, उसके द्वारा एक व्यापार किया जाता है। व्यापार की बुक्स ऑफ अकाउंट, मोहन एक व्यापारी है, उसके द्वारा एक व्यापार किया जाता है, और उसकी व्यापार की बुक्स ऑफ अकाउंट, यहीं पर ही वो बता भी देंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट रोकड़ आधार पर रखी जाती हैं। रोकड़ आधार पर मतलब केस बेसिस पर रखी जाती हैं। मोहन अपनी दुकान का किराया, मोहन की दुकान का किराया प्रति वर्ष 12,000 रुपए है। कितना है, प्रति वर्ष 12,000 रुपए है। प्रति वर्ष कितना है मोहन की दुकान का किराया, 12,000 रुपए है। इस वर्ष मोहन द्वारा, इस वर्ष मोहन द्वारा 3 वर्षों का, 3 वर्षों का किराया, किराए रेंट, साइड में लिख लीजिए आप, रेंट मतलब किराया मतलब रेंट, रेंट का भुगतान किया गया, मतलब पेमेंट किया गया। 3 वर्षों के किराए का भुगतान किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। अब एग्जामिनर ये देगा, अब इसके नीचे वाली लाइन वो ये देंगे कि मोहन की बुक्स में, मोहन की बुक्स में किराए या रेंट व्यय के रूप में कितनी वैल्यू दिखाई जाएगी, कितनी मूल्य दिखाया जाएगा, व्यय के रूप में कितना मूल्य दिखाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा वो। अब वो उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, एक 12,000 रुपए, बी ए जो है 12,000 रुपए, बी जो है 24,000 रुपए, सी है वो 36,000 रुपए, और डी में वो लिख देंगे किराया बुक्स में दिखाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, किराया बुक्स में दिखाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो अब देखिए हमारी बुक्स किस बेसिस पर रखी जा रही है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सी बुक्स किस बेसिस पर रखी जा रही है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, केस बेसिस पर। तो एक थंब लाइन याद रखिएगा, जब भी बुक्स केस बेसिस पर रखी जाएगी तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें और कमेंट्री से कोई मतलब नहीं है। हम केवल एक बात देखेंगे, केस, तो हम बस ये देखेंगे कितना केस जा रहा है और कितना केस आ रहा है। यही आपका ये जो कंसेप्ट है ना, जो कितना केस आ रहा है और कितना केस जा रहा है, ये आय व्यय खाते में भी काम आता है। आय व्यय खाता सॉरी, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बताते हैं तो उसमें भी यही बात पर मैं एम्फेसिस करता हूं कि आपको जब भी केस बेसिस पर रखना हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। आप लिख सकते हैं केस बेसिस के ऊपर ये बात कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, बस केस बेसिस में हम एक ये बात ध्यान रखेंगे।
कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो अब हमारे पास से कितना पैसा जा रहा है, 3 वर्षों का 12,000 रुपये प्रति माह, तो कितना पैसा गया 3 वर्ष का इंटू 12,000 रुपये, जो हमारा कितना टोटल पैसा गया 36,000 रुपये। कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो 36,000 जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सी 36,000 रुपये। बस सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, है ना। ये केस बेसिस का तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये लिख लिया होगा आपने, है ना। नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज कर लिया करिए, थोड़ा सा पीछे कर लिया करिए, 10 सेकंड पहले ये पूरा एग्जांपल लिखा था, वीडियो पॉज किया और लिख लिया, है ना। समझ लिया पहले, सबसे पहले क्या करा करिए, समझ लिया करिए, फिर वीडियो पॉज करा करिए, फिर लिखा करिए, है ना। साथ साथ में कोशिश करेंगे लिखने की। तो समटाइम्स क्या होता है कि कई बार हम कंसेप्ट समझ नहीं पाए, तो एक बार फिर वीडियो पॉज कर दिया और लिख लिया, है ना। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, सेल का। ये एक्सपेंसेस का मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंसेस कैसे। अब मान लीजिए सेल का, अब वही लेते हैं हम, मोहन 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 की एक दुकान थी। मोहन अपने एक व्यापार का संचालन करते हैं, जिसमें उनके द्वारा मिस्टर मिस्टर बी को, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, मिस्टर बी को, मोहन एक व्यापार का संचालन करते हैं, उनके द्वारा मिस्टर बी को 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले क्या किया गया था, 50,000 की सेल या विक्रय किया गया था, मिस्टर बी द्वारा सॉरी मिस्टर बी द्वारा है, ये बी है, डी ना हो, बी है, मिस्टर बी। ठीक है, ऊपर भी बी है, यहाँ भी बी है ना। नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, यही है। मिस्टर बी द्वारा उस समय 30,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया था, एवं 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 शेष मूल्य का भुगतान आज किया गया है, आज किया गया है। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि यहाँ लिखने में तो आपको दिख नहीं रहा होगा उतना अच्छे से, तो इसलिए शेष मूल्य का भुगतान आज किया गया है। तो अब ये वापस से यहाँ लाइन लिखी रहेगी कि मिस्टर मोहन की बुक्स में कितने मूल्य की आज सेल दिखाई जाएगी, कितने मूल्य की आज सेल दिखाई जाएगी, आज की स्थिति में वो कितने मूल्य की सेल अपनी बुक्स में दिखाएंगे। ठीक है, और अब वो यहाँ पर कहीं एक लाइन में यहाँ पर एक बात दे देंगे कि मोहन अपनी बुक्स को कैसे रखते हैं, केस बेसिस पर रखते हैं। अलग से नहीं देंगे, वो इस क्वेश्चन के अंदर देंगे ताकि ये पढ़ने से आपसे छूट जाए या आप इस पर फोकस ही ना कर पाए। तो वो यहीं कहीं एक दे देंगे कि मिस्टर मोहन द्वारा अपनी बुक्स को केस बेसिस पर रखा जाता है, और उसके आगे एक सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा, मतलब वो सेंटेंस के बीच में जो है इसको रखते हैं नॉर्मली एग्जामिनर, ताकि ये जो केस बेसिस है ना ये आपसे छूटा रह जाए या आपको स्किप करने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इस पर वो फोकस नहीं रखते हुए पूरी जो स्टोरी लाइन है उस पर फोकस कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो देखिए 50,000 रुपए की सेल करी थी, तो क्या सेल करने से हम केस बेसिस में ले लेंगे, हमारे पास कुछ पैसा आया है क्या, नहीं आया है, क्योंकि ये तो उधार दी थी 3 साल पहले, और उस समय उन्होंने 30,000 रुपए दे दिए थे, तो 30,000 रुपए हमने उस समय ले लिए होंगे। तो अब इस बार शेष पैसे का भुगतान उन्होंने आज कर दिया, तो कितने का आज भुगतान किया है, 20,000 रुपए का आज भुगतान किया है। तो हमारे पास कितना पैसा आया, हमारे पास 20,000 रुपए आया। तो बस वो अब एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर देंगे, वर्तमान में आज कितना मूल्य की सेल रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा ना उनका, वो होगा 50,000 रुपए। ठीक है, और दूसरा अगर ऑप्शन होगा ना तो वो होगा 30,000 रुपए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा 20,000 रुपए,
और चौथा ऑप्शन होगा कि बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, बुक्स में, पुस्तकों में विक्रय को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, तो हमारे पास 20,000 रुपये आ रहा है। 20,000 रुपये किस में आ रहा है, तो 20,000 रुपये सी में आ रहा है। तो बस हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, केस बेसिस पर एक बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होने से बहुत बच जाएंगे आप। कंसेप्चुअल है ये कि देखिए, कंसेप्चुअल ये है कि केस बेसिस पर रख रहे हैं तो हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। आज की स्थिति में हमारे पास जो केस बेसिस पर सिस्टम रखने के कारण आज आज हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, 20,000 रुपए आ रहे हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब केस बेसिस पर रख रहे हैं तो 20,000 का रिवेन्यू ही आज रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मतलब टुडे कितने का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपकी बुक्स में, 20,000 रुपए का रिवेन्यू आज की डेट में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये एक्चुअल में कंसेप्ट बोलता है। बट ऐसे जाएंगे तो फिर हमें समझना पड़ेगा एक एक चीजों को। तो उसको समराइज करने के लिए हम एक बात याद रखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, जो पैसा आएगा उसको हम ले लेंगे इनकम में, जो पैसा जाएगा हम उसको ले लेंगे एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो केस बेसिस का हमारे से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम फटाफट से आ जाते हैं, हमारी इस केस बेसिस को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। आ जाइए, चलिए क्या बोल रहे हैं, इसमें वास्तविक रूप से नगद प्राप्ति और भुगतान के व्यवहारों को का ही लेखांकन किया जाता है। मतलब जो एक्चुअल में हम पेमेंट कर रहे हैं उनका और जो हमको एक्चुअल में मिल रहा है उसी को ही हम इसमें लेखांकन किया जाता है। अब देखिए ये कौन बुक्स रखते हैं, ये वाली बुक्स कौन रखते हैं, सामान्यतः, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ये लाइन पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस बेसिस में नगद वास्तविक रूप में नगद प्राप्ति और नगद भुगतान के व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। मतलब वास्तविक आधार पर जो हमने पेमेंट किया है और जो हमें रिसीव हुआ है उस आधार पर किस बेसिस में बुक्स रखे जाते हैं। ठीक है, नगद प्राप्ति और नगद भुगतान के, तो हमारा आंसर होगा केस बेसिस में। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्था और पेशेवर व्यक्ति। गैर व्यापारिक संस्था मतलब जिनका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, और पेशेवर व्यक्तियों मतलब सीए, सीएस, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो होते हैं ये अपनी बुक्स रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बुक्स भी सामान्यतः किस बेसिस में रखते हैं, केस बेसिस में रखते हैं। अब आप बोलेंगे सर पेशेवर, देखिए पेशेवर क्या होता है कि एक तो सीए, सीएस, एडवोकेट और डॉक्टर, ये क्या करते हैं, ये तो या तो जॉब करते हैं, तो कोई बात ही नहीं। पर ये क्या होता है, सामान्यतः अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, अपनी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं। तो जो ये पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसके अंदर जब ये मतलब पैसा कर रहे हैं, जैसे कहता है प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पर जब ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे ना, उसको किस बेसिस में रखेंगे, उसको सामान्यतः किस बेसिस में रखते हैं, ये केस बेसिस में रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है सामान्यतः सीएस की कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई का काम करा इन्होंने और उनको कहा कि भैया आपके काम के पैसे लगेंगे। तो नॉर्मली तो व्यक्ति क्या होता है, काम की जल्दी में रहता है, मतलब उसको काम अर्जेंटली कराना होता है। जब भी कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो अर्जेंट काम है। मतलब डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं, जब हमारी तबीयत जो है थोड़ी हिली हुई रहती है ना। तो डॉक्टरों के केस में तो ऐसा कम होता है, ज्यादा करके एडवोकेट, सीएस और सीए के केस में नॉर्मली क्या होता है, कुछ काम आपके अर्जेंट होते हैं, आप जाते हैं, बोले हाँ सर आप पैसे का मत देखिए, आप तो हमारा काम कराइए। वो काम करा देते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए उन्होंने बिल दिया, कितने का बिल दिया, 50,000 का, कि भैया ये आपके काम का 50,000 का बिल। तो अरे सर ये तो बहुत ज्यादा है सर, ये तो बहुत ज्यादा है सर, इतने तो नहीं लगना चाहिए सर, ये तो बहुत ज्यादा है सर। तो फिर क्या करते हैं, अब ये भी सोचते हैं कि ठीक है, वैसा नहीं है कि ये पैसे अनजस्टिस लेते हैं, पैसे अपने काम के हिसाब से ही लेते हैं, पर फिर भी समटाइम्स क्लाइंट क्या बोलते हैं, सर ये तो बहुत पैसे ज्यादा हैं, ऐसा करिए ना, थोड़े कम कर लीजिए, ऐसा करिए 40,000 रुपये ले लीजिए। तो अब इन्होंने बिल कितने का दिया था, 50,000 का, पर आज वो कितने देने को तैयार हो गए हैं, 40,000 रुपए। अब सीएस 10,000 रुपए के चक्कर में अपने क्लाइंट से व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं ठीक है, आज कम कमाएं तो कल भी इन्हीं से कमाने हैं, तो ठीक है चलिए 40,000 ही दीजिए आप जिसमें खुश हैं वो बात है। तो अगर अब ये अक्रूवल बेसिस पे रखते तो ये अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज पहले कितने में कर लेते, 50,000 में, फिर उसको उनको वो करना पड़ता, डिस्काउंट देना पड़ता, तो इतनी मगजमारी कौन करे। तो इसलिए नॉर्मली ये क्या करते हैं, ये बिल बेसिस पे नहीं रखते, ये अपना किस बेसिस पर रखते हैं, अकाउंट्स केस बेसिस पे। मतलब जब केस आएगा तब देखा जाएगा। तो अब अपने आप बुक्स में इनके रेवेन्यू कितने में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, 40,000 रुपए। समझ में आया, इसलिए ये रखते हैं पेशेवर जो अकाउंट्स जब केस में रखे जाते हैं, उसका जो मेन रीजन है ना वो ये सब है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इस प्रणाली पर, यह प्रणाली किस पर आधारित होती है, रोकड़ पर आधारित होती है। ठीक है,
इस आधार पर केवल उन्हीं व्यापारिक सौदों का अभिलेखित किया जाता है, मतलब अकाउंटिंग की जाती है या बुक्स में लिखा जाता है जिनका भुगतान अथवा प्राप्ति नगद रूप में हो गई। मतलब हमें केस में मिल गया है या हमने उसको क्या करा है, केस में भुगतान कर दिया है, तो उन्हीं को हम लेंगे। अर्थात सौदों का लेखा पुस्तकों में केवल तभी किया जाता है जब उस लेन देन को रोकड़ के आदान प्रदान किया गया हो। अब ये क्वेश्चन पर अगर एग्जामिनर को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ सकता है इस तरह से कि देखिए, लेखा पुस्तकों में किसी भी लेखा पुस्तकों में सौदों का लेखा तभी किया जाता है जब वास्तविक आधार में उसका रोकड़ के रूप में आदान प्रदान हो गया है। यह किस किस बेसिस में इस प्रकार का यूज किया जाता है, रोकड़ में और अक्रूवल सिस्टम में। तो हमें पता होना चाहिए कि रोकड़ में। ठीक है, बस आप पढ़ते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा सब फटाफट से। नगद आधार पर लेखांकन करते समय पुस्तकों में लेन देनों की प्रविष्टि नगद के प्राप्ति और नगद भुगतान और प्राप्ति के समय ही की जाती है, ना कि उनके देय होने पर। मतलब अक्रूवल जब हो गई है तब नहीं की जाएगी। जैसे हमारे एग्जांपल में न कि देय होने पर या प्राप्त होने पर, मतलब जब हमारे एग्जांपल में जो सेल वाला एग्जांपल था 50,000 की सेल का, वो कब हो गई थी, 3 साल पहले हो गई थी। पर उसको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, 30,000 वहीं रिकॉग्नाइज किए गए थे। और प्राप्ति आज जो हमने रिकॉग्नाइज करा 20,000 कब की रिकॉग्नाइज करे, आज रिकॉग्नाइज करे। क्यों, क्योंकि हमको एक्चुअल प्राप्ति कब हुई है, एक्चुअल प्राप्ति आज हुई है। बात समझ में आ गई। इस प्रणाली में लेन देनों की लेखा प्रविष्टि रोकड़ प्राप्ति और भुगतान पर की जाती है। मतलब जब वास्तव में रोकड़ प्राप्ति भुगतान हो जाता है तब की जाती है। इस आधार पर लेखा सामान्यतः उन संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जैसा मैंने ऊपर भी बताया था। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया है कि विद्यालय, पुस्तकालय, अनाथालय, गौशाला, क्लब आदि जो है सामान्यतः किस पर रखते हैं, केस बेसिस पर रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अक्रूवल बेसिस पे नहीं रख सकते हैं, पर सामान्यतः किस पर रखते हैं, केस बेसिस पर रखते हैं। क्यों केस बेसिस पर रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अब इनके केस में क्या होता है, इनके केस में कहीं ये गए चैरिटी करने और लोगों से बोला भैया हमको दान दे दो, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों ने बोला सही बात है, सही काम अच्छा कर रहे हो आप, तो वाकई में हम देंगे। तो उसमें मिस्टर ए वहां पर क्या हुआ, थोड़े उत्साहित हो गए। सबको देखा उन्होंने कि सब लोग दान कर रहे हैं, मैं भी दान करूंगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला मैं 5 लाख रुपए का दान करूंगा। ठीक है, 5 लाख रुपए का आपको गौशाला, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिस्टर ए वहां पर भी, मिस्टर ए से भी सब लोगों ने बोला कि आप तो दीजिए, आप तो दीजिए। तो इन्होंने ताव ताव में आकर के कितने का डोनेशन की वहां पर घोषणा कर दी, 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी। फिर ये घर आए अपने, जब ये घर आए तो इनको मिसेस ए जो है, मतलब इनकी जो वाइफ है, उनका मुखड़ा दिखा और उनको इन्होंने ये अपनी पूरी बात बताई। तो उन्होंने बस इन्हें फिर समझाया प्यार से, वाइफ ने समझाया प्यार से कि आपके पास तो काफी अच्छे पैसे हैं, थोड़े पैसे मुझे भी दे देते जो इतना दान कर रहे हैं। इस तरह की उन्होंने जब बातें कही तो फिर मिस्टर ए कहाँ गए, वापस गौशाला गए कि देखिए 5 लाख तो नहीं अभी मैं कर पाऊंगा, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, आप ऐसा करिए 2 लाख रुपए ले लीजिए। तो अब देखिए, अगर घोषणाओं के आधार पर अगर ये अक्रूवल बेसिस पे करते तो इनको अक्रूवल कितना होने वाला था, कितना, एक व्यक्ति ने बोल दिया था 5 लाख रुपए देने का, पर वास्तव में कितना मिला फिर उन्हें, 2 लाख रुपए का। तो अब फिर वापस से अकाउंट्स को कम ज्यादा करें, ये करें, तो इसलिए क्या करते हैं, सामान्यतः ये क्या पे रखते हैं, केस बेसिस पर, कि जितना मिल जाएगा उसको ले लेंगे। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मिस्टर ए घर गए, घर में उन्होंने मिसेस ए ने उनसे प्यार से बात करी तो उनको समझ में आया कि दान करना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि अपना घर ही हिल जाए। तो इसलिए फिर वो वापस आए। तो इस तरह से क्या होता है, ये नो बेसिक पर्पस है ना इनका, वो क्या है, इसलिए ये केस बेसिस पर रखते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक उदाहरण भी दे रखा है मैंने, नीचे भी आपको समझा दिया। उदाहरण के लिए, यदि दिसंबर 2022 में दिया जाने वाला कार्यालय का किराया कब दिया गया, जनवरी 2022 में दिया गया। मतलब अक्रूवल कब हो गया था, अक्रू कब हो गया था, वो ड्यू कब हो गया था, वो ड्यू हो गया था, कब हो गया था, दिसंबर में। पर हमने उसको पेमेंट कब करा, उसको पेमेंट करा जनवरी 2022 में दिया गया। तो उसका अभिलेखन, मतलब हम बुक्स में कब उसको रिकॉर्ड करेंगे, जनवरी में ही किया जाएगा। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का विक्रय, मतलब हमने सेल करी, सेल कब करी थी, मान लीजिए हमने जनवरी में करी थी, जनवरी 2023 में किया था, और उनका विक्रय मूल्य हमको कब प्राप्त हुआ, मतलब हमको केस कब रिसीव हुई, जो हमारा कस्टमर था उसने हमको पेमेंट कब किया, उसने अप्रैल में किया। तो अब हम लेखांकन कब करेंगे, उसका अप्रैल में ही करेंगे। क्यों, क्योंकि जब जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा आ रहा है, और इसके साथ आप ये भी लग सकते हैं कि जब जब आ रहा है, मतलब जितना पैसा तो आ रहा है और कब आ रहा है। तो जैसे अप्रैल में आ रहा है तो अप्रैल में ले लेंगे, कब जा रहा है तो जनवरी में जा रहा है तो जनवरी में ले लेंगे। बात समझ में आई। ये जो केस सिस्टम है ये इसकी सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन सा, आय
वह मिलान संकल्पना, मतलब ये संकल्पना क्या बोलती है कि जिस वर्ष के जो जो आय हैं उनको लो, जिस वर्ष के जो जो एक्सपेंसेस है उनको लो और दोनों का मिलान करो, मतलब दोनों की मिलान होना चाहिए और फिर जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के यहाँ से आता है वो सही होता है सही तरह से। तो हम ऐसा तो लेते ही नहीं है कि किस किस वर्ष का है, हम तो कब कब लेते हैं जब जब उसका पेमेंट हो रहा है, पेमेंट के आधार पर रहते हैं। तो हम इस संकल्पना का जो है केस बेसिस पालन नहीं करता। एग्जामिनर को थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो यही कर देगा कि आय व्यय मिलान संकल्पना का सिद्धांत सिद्धांत की पालन किस अवधारणा में नहीं किया जाता, तो किस अवधारणा में इसका पालन नहीं किया जाता, तो केस बेसिस में नहीं किया जाता है। समझ में आ गई? इस प्रकार यह प्रणाली आय व्यय मिलान संकल्पना में वर्णित सिद्धांतों के समय विशेष की लागतों का मिलान उस समय विशेष के आगम के साथ होना चाहिए, ये बोलती है, से मेल नहीं खाती है। इसी कारण आसान होने पर भी यह प्रणाली अधिकतर संगठनों के लिए उचित नहीं है। मतलब हमने देखा है कि कोई कंपनी इस पर अपने अकाउंट्स बना रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सही बातें नहीं बताती ना। एक्चुअल में जो प्रॉफिट बताया जा रहा है क्या वाकई में वो उस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस और व्यय इनकम का है? नहीं। क्यों? क्योंकि केस बेसिस पे जब पैसे मिलेंगे तब देखा जाएगा। मान लीजिए कोई 5 लाख की सेल 5 साल पहले हो गई थी पर व्यक्ति ने 5 साल बाद पैसे दिए उसके, तो हम कब लेंगे उसको? 5 साल बाद। पर वास्तव में सेल तो कब हुई थी? 5 साल पहले हुई थी। तो इसलिए इसका उपयोग लिमिटेड क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि लाभ की गणना के लिए संगठनों को एक अवधि विशेष के लेन देनों के आधार के स्थान पर कुल रोकड़ प्राप्तियों और कुल भुगतान के शेष को लिया जाता है। मतलब हम यहाँ तो संगठन जो होते हैं वो क्या उद्देश्य करते हैं कि भैया हम टोटल बेसिस हमारा सही से लें, और ये क्या करते हैं, ये तो केस बेसिस पे लेते हैं। तो पूरा समझ में आया केस बेसिस एग्जाम्पल सहित क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब आ जाइए अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस तो सिंपल है हमारा। अक्रूवल बेसिस तो किस बेसिस पर है? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बताते हैं ना, बस उसी बेसिस पर अक्रूवल बेसिस काम करता है। किस बेसिस पर काम करता है? प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, बस वही है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस से बेसिस है, मतलब जिस वर्ष से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। मतलब हम किस वर्ष का बना लीजिए, मान लीजिए हम बना रहे हैं 2023 का, किसका बना रहे हैं? 2023 का। या हम किसका बना रहे हैं? P&L 2024 का। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि बस 2023 से रिलेटेड कौन कौन सी इनकम है उनको ले लो और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं उनको ले लो। मतलब जो हमारा जिन पर अधिकार आ गया है, जो ड्यू हो गए हैं या जो अक्रू हो गई है इनकम मिलने से, या ड्यू जो एक्सपेंसेस हो गए हैं उनको ले लो। पे करा है या नहीं करा इससे रिलेशन में कोई मतलब नहीं है। हमारा पेमेंट हो गया है क्या? अगर पेमेंट हो गया है तो पेमेंट के लिए लाइबिलिटी आ गई है तो हम उसको एक्सपेंसेस में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर हमारा उस इनकम पर अधिकार आ गया है तो हम क्या करेंगे? उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बात समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं? उपार्जन के आधार पर लेखा, अक्रूवल बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। अब अक्रूवल बेसिस ऑफ बुक कीपिंग के अंतर्गत ये आता है। तो फटाफट से अब हम इसे कवर अप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अक्रूवल बेसिस का पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बस इस एग्जांपल जो आपने ले रखा है ना, इस एग्जांपल में एक वर्ड को घुमा दीजिए, बाकी पूरा एग्जांपल वही रखते हैं, तो समय भी बच जाएगा और चीजें भी समझ में आ जाएंगी। देखिए, ठीक है, ये लीजिए। बस अब आप इसमें ये लिख दीजिए कि मोहन जी जो अपनी बुक्स है ना वो किस बेसिस पर बनाते हैं? वो अक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं। बस ये लिख दीजिए, वो किस बेसिस पर बनाते हैं? तो वो अक्रूवल बेसिस पर अपनी बुक्स बनाते हैं। तो बस अब आप बता दीजिए कि हम अपनी बुक्स में कितना लेंगे। तो देखिए, अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हुआ? जिस वर्ष से रिलेटेड, जिस वर्ष से अक्रूवल बेसिस के अंदर आप ये लिख भी सकते हैं कि जिस वर्ष से संबंधित आय और व्यय होंगे उसे उसी वर्ष में लिया जाएगा। जिस वर्ष से संबंधित आय और व्यय होंगे उन्हें उसी वर्ष में लिया जाएगा। समझ में आ गई? अब ये बात अब इस एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है कि मोहन एक व्यापार का संचालन करते थे, उनके द्वारा मिस्टर बी को क्या किया गया? मिस्टर बी को उन्होंने 3 वर्ष पहले क्या की थी? सेल की थी, और उसमें 3 वर्ष में उन्हें 3 वर्ष पहले ही 30,000 मिल गए थे और बचे हुए का भुगतान आज हुआ। मतलब आज कितने का पेमेंट मिला है? 20,000 रुपए का। तो हमारी इनकम और जो हमारी आय थी वो किस वर्ष से संबंधित थी? 3 वर्ष पहले की संबंधित है। 3 वर्ष तो आज से रिलेटेड है क्या? नहीं। किस वर्ष से संबंधित है? 3 वर्ष पहले से संबंधित है। सॉरी, सॉरी, रियली सॉरी, है ना। आप हैंड फ्री पे सुन रहे होंगे तो इसकी वजह से, है ना।
तो 3 वर्ष से पहले से, तो अब क्या होगा, 3 वर्ष से पहले से तो हम बुक्स में कितना लेंगे, हम बुक्स में लेंगे क्या ऐसे, नहीं, ये तो 3 वर्ष पहले ही बुक्स में रिकॉग्नाइज हो गई अक्रूवल बेसिस पे। तो आज इसको कोई लिया जाएगा क्या, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि जिस वर्ष से संबंधित है, जिस वर्ष से संबंधित व्यय, जिस वर्ष से संबंधित आय, उसी वर्ष में ली जाएगी। तो ये किस वर्ष से संबंधित है, 3 वर्ष पहले वाली बुक्स है, तो आज से रिलेटेड है क्या, नहीं, तो इसको क्या करेंगे, बुक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कि बुक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल जो मैंने इससे पहले दिया हुआ था, मैंने तो रब कर दिया, आपके पास वो बुक्स में लिखा होगा, आपने उसे नोट करके रखा होगा अपनी जगह में, तो उसको मैं समराइज वे में बता देता हूँ कि क्या था, कि मिस्टर ए थे, मिस्टर ए के यहाँ काम कौन करता था, ये मिस्टर ए हैं हमारे, और इनके पास काम करता था ये छोटू। छोटू आया कि देखिए सर, मेरे को सैलरी तो ज्यादा मिलती नहीं है, पर एक काम आ गया है, तो आप मुझे सैलरी दे दो, एक साथ दे देंगे तो कुछ काम आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ले 2 साल की, शायद 2 या 3 साल की सैलरी दी थी। इस एग्जाम्पल में इनको मंथली कितनी सैलरी मिलती है, 4,000 रुपये सैलरी मिलती है। ये आए इनके पास, इन्होंने बोला सर मुझे ज्यादा जरूरत है, आप दे दीजिए सैलरी थोड़ी सी। तो इन्होंने बोला क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला मेरी दीदी की शादी है, तो उसमें पैसों की ज्यादा जरूरत है, मैं आपके यहाँ काम तो कर ही रहा हूँ, काम भी अच्छा करता हूँ, तो आप मुझे ऐसा करिए कि कुछ पैसे जो हैं दे दीजिए, कुछ पैसे जो है आप मुझे ज्यादा दे दीजिए, 2-3 साल की सैलरी दे दीजिए। मिस्टर ए भले आदमी थे, उन्होंने बोला ठीक है छोटू, तू वाकई में काम अच्छा करता, अच्छा लड़का है, मैं कितने महीनों की सैलरी दूं। तो उन्होंने बोला सर जितने दे सको आप दे दो सैलरी, क्योंकि दीदी की शादी में पैसे बहुत लगने हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू ऐसा कर, आज से 3 साल की पूरी सैलरी ले ले। कितनी ईयर्स की इन्होंने इन्हें सैलरी दे दी, 3 साल की पूरी सैलरी दे दी। मतलब मान लीजिए अगर एग्जांपल हम लें, तो मान लीजिए कितने, 3 साल में, मतलब इन्होंने पूरी 2023 की, 2024 की और 2025 की, एक सेकेंड, 2024 की, 2025 की, ये 3 सालों की इन्होंने टोटल सैलरी इन्हें दे दी। तो देखिए, चार चार बार दिया, बार चौक 48, तो 48,000 रुपए इसकी महीने की सैलरी हो रही है। तो कितने, 48,000 ये वाली, 48,000 ये वाली, और 48,000 जो है किसकी, 25 की भी इन्होंने दे दी। तो इन्होंने कितनी सैलरी दे दी टोटल, अभी हम देख लेते हैं। इनकी सैलरी कितनी थी, 4,000 रुपए और 36 महीने की। ठीक है, तो इन्होंने कितनी सैलरी दे दी टोटल, 1,44,000 रुपए सैलरी जो है टोटल 3 सालों की सैलरी किसको दे दी, छोटू को दे दी, कि जा भाई दीदी की शादी अच्छे से कर, तू यहीं रहेगा, पैसे मैं तेरे यहाँ से अब नहीं दूंगा। तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, पैसे तो मुझे मिलना थे, आपका तो बहुत भला हो, आपने मुझे इतनी भरोसा करके आने वाले 3 सालों की सैलरी दे दी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इस तरह से ये बात हुई। अब मिस्टर ए अपनी बुक्स कैसे रखते हैं, तो मिस्टर ए अपनी बुक्स रखते हैं अक्रूवल बेसिस पे। तो हमने क्या बोला अक्रूवल बेसिस में, कि जिस वर्ष से संबंधित एक्सपेंसेस है वो उसी वर्ष में लिए जाएंगे, जिससे संबंधित है, जिस वर्ष से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी वर्ष में आएगा और कहीं नहीं जाएगा, है ना। जिस वर्ष से संबंधित एक्सपेंसेस वहीं आएगा और कहीं नहीं जाएगा, है ना। ये बात आप लिख सकते हैं कि जिस वर्ष से संबंधित है वो वहीं आएगा। तो 23 से संबंधित कितनी एक्सपेंसेस है, 23 से संबंधित 48 है, 24 से संबंधित ये 48 है, और 25 से संबंधित ये 48 है। आज हमारी बुक्स में पेमेंट कितना गया है केस से, 1,44,000 रुपए। पर अगर हम पीएनडल बनाएंगे, जब मिस्टर ए पीएनडल बनाएंगे, तो वो कितना एक्सपेंसेस में कितना लेंगे बताइए। अगर एक्सपेंसेस उनको लेना होगा, तो एक्सपेंसेस में वो कितनी सैलरी लेंगे, कितनी सैलरी जो है एक्सपेंसेस के रूप में लेंगे। तो हमारा आंसर क्या है, जितना एक्सपेंसेस जिस वर्ष का है वो उसी वर्ष में जाएगा। हम बोल ही रहे, जितना एक्सपेंसेस जिस वर्ष का है वो उसी वर्ष में जाएगा, और जितनी इनकम जिस वर्ष की वो उतनी उतनी ही इनकम उस वर्ष में आएगी। बस, जितना एक्सपेंसेस जिस वर्ष का है वो उसी वर्ष में जाएगा, और जितनी इनकम जिस वर्ष की है वो उसी वर्ष में आएगी। तो भैया किस वर्ष की इनकम कितनी है, तो इस वर्ष से संबंधित इनकम केवल 48,000 है। तो हम अपनी बुक्स में कितनी लेंगे, 48,000 रुपए ही बुक्स में लेंगे एक्सपेंसेस के रूप में। अब ये तो हो गई समझाने वाली बात। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आता तो वो इस तरह से आता कि मिस्टर ए द्वारा, या कोई भी नाम दे देते, चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कि मोहन द्वारा अपने कर्मचारी कर्मचारी रमेश को, मोहन द्वारा अपने कर्मचारी रमेश को, लिखते जाइए आप, मोहन द्वारा अपने कर्मचारी रमेश को, मोहन द्वारा अपने कर्मचारी रमेश को आने वाले 3 वर्षों की, आने वाले 3 सालों की या 3 वर्षों की
एक मुश्त सैलरी प्रदान की गई है, एक मुश्त सैलरी प्रदान की गई है। रमेश को प्रति वर्ष, प्रति मंथ, प्रति माह 4,000 रुपए की सैलरी का भुगतान किया जाता है ना। प्रति वर्ष की सैलरी 4,000 रुपए है और मोहन द्वारा रमेश को 3 वर्षों की अग्रिम सैलरी का भुगतान किया गया है। बुक्स में कितनी, बुक्स में मोहन जी की बुक्स में कितने रुपए का, कितने मूल्य का सैलरी एक्सपेंसेस बुक किया जाएगा, मतलब कर्मचारी सैलरी का व्यय कितना बुक किया जाएगा। एक जो क्वेश्चन है वो इस तरह से ड्राफ्ट होगा कि मोहन जी के यहाँ का एक कर्मचारी रमेश काम करता है जो प्रति माह 4,000 रुपए की सैलरी प्राप्त करते हैं। मोहन जी द्वारा रमेश को 3 वर्षों की अग्रिम सैलरी का भुगतान किया जाता है, अग्रिम वेतन का या सैलरी का भुगतान किया जाता है। मोहन जी की बुक्स में कितनी सैलरी व्यय के रूप में ली जाएगी, कितनी सैलरी व्यय के रूप में ली जाएगी, ठीक है। और मोहन जी द्वारा अपनी बुक्स किस बेसिस पर रखी जाती है, तो वो है अक्रूवल बेसिस पर रखी जाती है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल एग्जामिनर क्या देगा, सबसे पहला जो एग्जाम्पल देगा ना वो, अगर एग्जामिनर आपको एकदम ही आपके अगर आपको वो पूरी तरह से चेक करना चाहता है कि आप कॉन्शियस होकर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बताऊं यहाँ 4,000 ही दे देगा। ये जो है ना प्रति माह देगा और यहाँ पर वो क्या करेगा 4,000 ही दे देगा, ताकि है ना आप डायरेक्टली 4,000 ले लो। फिर वो क्या देगा, यहाँ पर अगर आप थोड़े कॉन्शियस होंगे तो आप क्या करेंगे 1248, तो वो 48,000 दे देगा, ठीक है। फिर सी में वो क्या देगा, जो हमारा टोटल आया था 1,44,000 रुपए, या वो यहाँ पर और कुछ दे सकता है। और फिर वो डी में क्या करेगा, डी में है ना 2 साल की सैलरी का टोटल दे देगा 96,000 का, ठीक है। कितने की सैलरी दे देगा वो, 96,000 की सैलरी का टोटल दे देगा, क्योंकि 48,000 रुपए 1 साल की सैलरी है, 2 साल की सैलरी कितनी आ जाएगी 96,000 रुपए आ जाएगी, तो वो 2 साल की सैलरी का यहाँ पर 96,000 रुपए दे सकता है। एग्जामिनर को अगर एकदम ही चेक करना होता है ना कि आप कितने कॉन्शियसली का वर्क देख रहे हो, मतलब कितने कॉन्शियसली आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो कई बार क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करते हैं, ये भी कर देते हैं, मतलब ये ट्रिक भी बता देते हैं कि इस तरह से काम कर देते हैं। 1 सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, है ना, पेज खत्म हो गया तो इसलिए। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर आ गया होगा तो आपको दिखने में। तो अब एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कितनी सैलरी लेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कितना होगा, हमारा आंसर बताइए फटाफट से, हमारा आंसर होगा बी। क्यों, क्योंकि इस साल से रिलेटेड कितनी सैलरी है, इस साल से रिलेटेड सैलरी है और उसका मूल्य कितना है 48,000 रुपए है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया, क्या कहना चाहता है अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस का आपको समझ में आ गया कि जिस वर्ष से संबंधित जो व्यय होगा वो उसी वर्ष में आएगा और जिस वर्ष से संबंधित जो आय होगी वो उसी वर्ष में जाएगी। बात समझ में आ गई, बस इसी कंसेप्ट पर अक्रूवल बेसिस काम करता है, ठीक है। फटाफट से अब हम इसे कवर अप कर लेते हैं कि आय के प्राप्त होने पर तथा व्यय के देय होने पर लेखांकन किया जाता है। मतलब जब हम वो आउट या तो वो अक्रूव हो जाती है या क्या हो जाती है वो पेबल हो जाती है, तो हम उसका यहाँ पर क्या करते हैं अकाउंटिंग कर लेते हैं। व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सामान्यतः उपार्जन आधार पर लेखांकन किया जाता है। मतलब व्यावसायिक संस्थान जैसे हमारी जो कंपनियां होती हैं, हमने देखा है कंपनी होती है, जो फर्म होती है, वो सब आजकल कैसे किस पर बनाती हैं अपनी बुक्स, तो वो बनाती हैं इसी आधार पर अपनी बुक्स को बनाती हैं, ठीक है। इस प्रणाली में लेखा प्रविष्टि केवल नगद आधार पर नहीं की जाती, मतलब केस बेसिस पर नहीं की जाती। जैसे हमारे एग्जांपल में छोटू को कितने पैसे मिले थे, 1,44,000 रुपए मिले थे, तो हमने उस बेसिस पर पूरे के पूरे रिकॉग्नाइज नहीं किए थे, बल्कि उपार्जन आधार पर अक्रूवल बेसिस पर उपयुक्त किया जाता है। मतलब कितने रुपए लेंगे हम, इस साल एक्सपेंसेस में 48,000 रुपए एक्सपेंसेस में लिए जाएंगे, ना कि 1,44,000 रुपए व्यय में लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम इसे क्रॉस भी कर सकते हैं। अर्थात आय एवं व्यय का लेखा उनके देय होते ही कर दिया जाता है ना। जब देय होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, तभी किया जाता है। मतलब जितनी ड्यू हो गई उतना चालू वर्ष के सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए व्यापारिक संस्थाएं, मतलब जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इसी प्रणाली का जो है उपयोग करते हैं।
ठीक है, आपको अगर हाईलाइट करना है जो एक लाइन, तो वो क्या हाईलाइट कर लेनी चाहिए, आपको ये हाईलाइट कर लेनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, और यहां तक आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। ठीक है, बस इतने में कंसेप्ट, और आप एग्जांपल पढ़ लेंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेखांकन यदि उपार्जन आधार पर किया जाए तो आगम और लागतों को लेन देन के समय ही मान्यता दी जाती है, ना कि वास्तविक प्राप्ति और भुगतान के समय। वही बात जो मैंने आपको बताई कि कब हम दे देंगे, जब जब अक्रूवल होंगी, कोई भी, या तो रिवेन्यू अक्रूवल होगा, या एक्सपेंसेस अक्रूवल होंगे, या हमारी कॉस्ट अक्रू होगी, पेबल होगी, तभी हम उसको क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देंगे, भले ही वो पे कभी भी किए जाए, उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इस प्रणाली के अनुसार लेन देनों के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में उनके उपार्जन के आधार पर, मतलब जब वो पे हो जाते हैं या अक्रू हो जाते हैं के समय के अनुसार किया जाता है, ना कि उनके बदले वास्तविक मौद्रिक भुगतान विनिमय के समय। मतलब केस कब पे कर रहे हैं हम ये नहीं देखेंगे, वो अक्रू कब हो रहे हैं हम उसको ध्यान में रखेंगे। यह व्यवसाय के लाभ की गणना का सबसे अधिक अधिक श्रेष्ठ आधार होता है। अब श्रेष्ठ आधार क्यों होता है, क्योंकि देखिए, अगर आज बुक्स देखेंगे आप मोहन जी की, और अगर केस बेसिस पर रखते, तो हम क्या दिखाते हैं कि छोटू को 1,44,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं। मतलब छोटू इतना छोटा है और उसको अभी से ही कितनी सैलरी मिल रही है, 12,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। बताओ, छोटू साल कितने का है, बोले 7 साल का छोटू है, 8 साल का छोटू है, जबकि ईमानदारी से लीगली लेबर लेबर लॉ के अनुसार आप चाइल्ड लेबर को नहीं रख सकते। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना, वो भी मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो चाइल्ड लेबर को आप अपनी जो है शॉप पर किसी भी तरह का उसों से बाल श्रम पूरी तरह प्रतिबंधित है, और अब इसका पालन भी किया जाता है। पर यहाँ तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले रहा हूँ कि छोटू बहुत छोटा है। छोटू कितने साल का है, मान लीजिए 8 साल का है ना, और उसकी सैलरी कितनी है, 12,000 रुपए की सैलरी है। तो इतनी सैलरी तो नॉर्मल पीपल को आजकल इंडिया में नहीं मिलती है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति को 12,000 की सैलरी इस समय मिल जाए, तो सामान्य अगर जो नॉर्मल काम करते हैं इस तरह का, उनको 12,000 की सैलरी पर मंथ मिल जाती, तो उसे एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। इंडिया में अभी स्थिति सैलरी जो है सर्विस सेक्टर की, वो निचले स्तर पर इतनी है। तो अब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 8 साल का छोटू, इतना छोटा छोटू, और ये कितनी सैलरी ले रहा है, तो ये सैलरी ले रहा है 12,000 रुपए की। तो ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्या है छोटू में, जबकि वाकई में ऐसा है क्या, छोटू को तो कितनी सैलरी दी जा रही, 4,000 की सैलरी दी जा रही, साल भर कितनी सैलरी दी जा रही, 48,000 की। पर हमने केस बेसिस पर रखा है, तो इसलिए कितनी दिखा देगा वो, 1,44,000 रुपए। तो सही बात है क्या है वाकई में, नहीं। तो इसीलिए अक्रूवल सिस्टम जो है सही वैज्ञानिक और सही तरीका है। बात समझ में आई, वो यही बात बोल रहा है क्योंकि इसमें अनुसार आगम और व्ययों का मिलान संभव है। उदाहरणार्थ, बेचे गए माल की लागत का मिलान उपयोग किए गए कच्चे माल से किया जा सकता है। मतलब जब हम सेल करेंगे तो हमने उसी साल क्या करा होगा, माल भी खरीदा होगा, तो उसका सही हम क्या देखेंगे, वैल्यूएशन सही कर पाएंगे। मतलब आय और व्यय को सही मिलान कर पाएंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल इनकम निकल के आएगी वो सही आएगी। इस आधार के अनुसार एक लेखांकन अवधि से संबंधित सभी आय और व्ययों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, भले ही उनकी प्राप्ति हुई हो, अर्थात उसका भुगतान नहीं भी किया हो, तो भी हम क्या करेंगे, उनको ले लेंगे। मतलब हम इस पर क्या ध्यान नहीं रखेंगे, पैसों का ध्यान में नहीं रखेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख भी सकते हैं, मनी करके, मनी को लिख सकते हैं, या केस लिख सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, कट, कि मनी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अक्रूवल बेसिस में क्या करेंगे, हम पैसों को ध्यान में नहीं रखेंगे। जहां भी बोलेंगे केस आ रहा है, केस जा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो देखेंगे ड्यू कितना हो रहा है। मतलब जिस वर्ष से संबंधित जो व्यय होगा वो उसी वर्ष में आएगा, और जिस वर्ष से संबंधित जो आय होगी वो उसी वर्ष में जाएगी। ठीक है, इस आधार पर लेखा करने से व्यापार की सही स्थिति का चित्रण हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, उसकी सैलरी 48,000 रुपये, और यही एक्चुअल में है कि साल भर की सैलरी उसकी कितनी है, 48,000 की सैलरी है, और वही हमें दिख भी रहा है। द्विपक्षीय अवधारणा के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का दो खातों पर प्रभाव होता है, तथा सदैव डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग जो है वो बराबर होता है। ये बात मैंने इसलिए लिख दी कि आपको ये भी पता हो, है ना। ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम में हमने बात करी थी। तो ये होता है हमारा केस और अक्रूवल बेसिस पूरा एंड। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद होगी कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी इसमें आपको ये भी बताने की कि एग्जामिनर यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे, एग्जामिनर को अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन वो आपसे कैसे पूछेंगे, यहाँ से कोशिश करिए मैंने उसे भी काउंटर करने की,
कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, आपको उसको ऐसे देखना है, मगर अगर उसे केस और अक्रूवल बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो उनका जो बेसिक होगा, उनका जो पैटर्न होगा वो इस तरह से पूछेंगे। क्योंकि और क्या पूछेंगे, वो थोड़ा बहुत इसमें एक आधे एक्सपेंसेस और बढ़ा देंगे, एक आधी इनकम और बढ़ा देंगे अगर उनको क्वेश्चन बड़ा करना होगा। पर देखिए 1 से 2, 3, 5 मिनट मिलते हैं मैक्सिमम हर एग्जाम में। आप कोई सी भी एग्जाम दो उसमें 1 मिनट 2 मिनट आप मैक्सिमम, या किसी क्वेश्चन को आप 3 से 4 मिनट दे सकते हो, भले ही एग्जाम कितनी भी बड़ी हो। 3 मिनट से ज्यादा आप उस क्वेश्चन को दे ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी क्वेश्चन फिर सफर करेंगे। तो 3 से 4 मिनट का एक क्वेश्चन देना है आपको। तो एग्जामिनर भी जब क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो उनके बाद में हर दिमाग में हर एक चीज होती है। तो देखिएगा जब भी एग्जाम में पेपर आता है ना, तो पेपर हर तरह का आता है, हर तरह का आता है इन द सेंस ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं जो वन सॉर्टेड क्लियर होते हैं। वन सॉर्टेड क्लियर होते हैं मतलब आप एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन और उसको बोल देंगे हाँ इसका आंसर ये है। तो अब वहां पर क्या हुआ, आपका वहां पर समय बचा। फिर आगे जाएंगे तो एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा जो एकदम क्लियर कट होगा, इसका आंसर तो यही है, और आप उसे बिना कैलकुलेशन, बिना कुछ उसमें रिक्वायर्ड, आपके नॉलेज बेसिस पर आप उसे टिक कर जाएंगे। तो वहां पर जो आपका अमाउंट सेव होगी ना, वो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें जाकर के लगेगी। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का ये क्वेश्चन आता है। तो कोशिश ये करिएगा कि जो क्वेश्चन आपको लगते हो कि जिनमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, उन क्वेश्चनों को क्या करिएगा, थोड़ा एंड में करने का प्रयास करिएगा जरूर क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चनों को ये सबसे पहले रखिए कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो सबसे पहले बनाएं। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा पेपर सॉल्व फटाफट होता है, दूसरा हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। केस और अक्रूवल बेसिस मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।